हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज नर्सिंग नॉलेज। हम पढ़ रहे हैं एक यूनिट दैट इज न्यूरो की हम यूनिट पढ़ रहे थे। उसमें हम देख रहे थे कुछ ड्रग्स के बारे में हमने पढ़ा था, लाइक NSAIDs के बारे में हमने पढ़ा था। दूसरा हमने ओपियोइड्स के बारे में पढ़ा था। फिर तीसरा हमने टॉपिक किया है एनास्थेटिक्स। ठीक है। आज हम जो करने वाले हैं आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हिप्नोटिक्स एंड सिडेटिव्स। हिप्नोटिक्स एंड सिडेटिव्स। सो ये हिप्नोटिक्स एंड सिडेटिव्स क्या होते हैं, पहले इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। सो हिप्नोटिक का वर्ड का मतलब क्या है? हिप्नोटिक क्या है? हिप्नोटिक क्या होते हैं? एक ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि हमारे अंदर स्लीप को इंड्यूस कराते हैं। दैट मीन्स ऐसी ड्रग्स जो स्लीप इंड्यूस कराती हैं उनको क्या बोलते हैं हम? हिप्नोटिक्स। या फिर हम कह सकते हैं जो ड्रग्स इंसोम्निया में दी जाती है। अगर किसी पर्सन को नींद नहीं आ रही होती है, जो भी हमारी जैसे 6 to 8 आवर्स हमें मैक्सिमम स्लीप करना चाहिए, मतलब इतनी हेल्दी होती है हमारे लिए। वो अगर पेशेंट नहीं कर पा रहा है, पूरी पूरी रात जाग रहा है, उस पर्सन को इंसोम्निया है, तो हम ऐसे पर्सन को क्या देते हैं? हिप्नोटिक्स। नाउ सिडेटिव क्या होते हैं? सिडेटिव भी ऐसे ही एजेंट होते हैं, बट वो डायरेक्टली स्लीप इंड्यूस नहीं करते हैं। डायरेक्टली स्लीप इंड्यूस ना करके वो पेशेंट को ड्राउजी फील कराते हैं, उसके जो माइंड है उसे काम कर देते हैं, थॉटलेस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? थॉटलेस। ऑटोमेटिकली जब आपका दिमाग शांत होता है, थॉटलेस होता है, तो आपको नींद खुद से आने लग जाती है। ठीक है। और डायरेक्टली स्लीप इंड्यूस नहीं कराते, बस कि पर्सन का माइंड को काम कर देता है। और ये ऐसी ड्रग्स एंजाइटी में भी यूज होती है। ठीक है। सो अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं ऐसी ड्रग्स का। ठीक है। तो जो सिडेटिव है हमारी, हिप्नोटिक्स और सिडेटिव है, उनकी 3 क्लासिफिकेशन है मेन जो हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी? पहली है बार्बिचुरेट्स। बार्बिचुरेट्स। दूसरी है बेंजोडाइजापीन, बेंजोडाइजिपीन्स। और तीसरी है नॉन बेंजोडाइजापीन। इनके बारे में हम देखेंगे क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्या इसका हमारे CNS पे क्या असर आता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद बार्बिचुरेट्स, फिर हम पढ़ेंगे बेंजोडाइजापीन, फिर हम पढ़ेंगे नॉन बेंजोडाइजापीन। तीनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम समझेंगे। तीनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग है, तो हम अलग अलग से वन बाय वन हम इन तीनों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे बार्बिचुरेट्स के बारे में। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन है, आप देख सकते हो। बेंजोडाइजापीन है, नॉन बेंजोडाइजापीन है, बार्बिचुरेट्स है। इन ड्रग्स को हम नहीं पढ़ेंगे। अदर ड्रग्स हैं जो CNS डिप्रेशन है, इन्हें हम नहीं पढ़ेंगे। हम बस 3 पढ़ेंगे, हिप्नोटिक्स, बार्बिचुरेट्स एंड नॉन बेंजोडाइजापीन। फिर इनकी सब कैटेगरी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बार्बिचुरेट्स के साथ। बार्बिचुरेट्स पढ़ने से पहले आपको ये रिसेप्टर्स के बारे में पता होने चाहिए, दैट इज गाबा रिसेप्टर। अब हम गाबा रिसेप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? अब आपको ध्यान रखना है, हमें क्या कराना है? स्लीप इंड्यूस कराना है। हमें क्या कराना है? स्लीप इंड्यूस कराना है। तो हमारे ब्रेन में 2 टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। कितने टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं? मतलब न्यूरोट्रांसमीटर तो बहुत सारे होते हैं, पर हम जो पढ़ेंगे वो 2 पढ़ेंगे अभी इस क्लास में। दैट इज, पहला होता है गाबा और दूसरा होता है ग्लूटामेट। पहला गाबा और दूसरा ग्लूटामेट। तो हमारा गाबा है, जो हमारा गाबा है, ये इनहिबिशन का काम कराता है। क्या कराता है? इनहिबिशन का काम कराता है। जो हमारा ग्लूटामेट है वो एक्साइटेशन का काम कराता है। अब आप खुद सोचिए, जब हमें किसी पर्सन में स्लीप इंड्यूस करानी है तो हमें इनहिबिशन कराना होगा कि एक्साइटेशन कराना होगा? हमें इनहिबिशन कराना होगा। तो हम ऐसी ड्रग्स देते हैं हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स में जो किसका लेवल बढ़ा दे? गाबा का। या तो इसका लेवल बढ़ा दे या ग्लूटामेट का लेवल कम कर दे। क्या कर सकते हैं? पहला, या तो हम गाबा का लेवल बढ़ा दें ताकि इनहिबिशन हो और पर्सन को नींद आए, और ग्लूटामेट का दूसरा हम क्या कर सकते हैं? ग्लूटामेट का लेवल कम कर देते हैं।
तो इसी के बेसिस पे हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी हम पढ़ते हैं। तो देखो कैसे है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्टार्ट करते हैं विद बारबीचुरेट्स। हम पहले किसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ रहे हैं? बारबीचुरेट्स का। तो बारबीचुरेट्स के 3 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जिसमें से पहला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देखते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बारबीचुरेट्स। तो पहला है, हम पहले दो जो है वो गाबा पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? गाबा पे। गाबा को कैसे इंक्रीज किया जाए, और जो तीसरा वाला है वो ग्लूटामेट को डिक्रीज करने के काम आता है। तो सबसे पहला मैकेनिज्म जो है बारबीचुरेट्स का पहला, उसे बोलते हैं गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन। क्या बोलते हैं? गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन। इसमें क्या होता है, अब आप देख सकते हो कि गाबा के रिसेप्टर्स होते हैं। गाबा किसी पे तो बाइंड करेगा, तो गाबा के रिसेप्टर होते हैं, जिसमें हम पर्टिकुलरली गाबा ए के बारे में बात करेंगे। इसकी कुछ साइट्स होती है, इसकी कुछ सब यूनिट्स होती है। अब हम उस सब यूनिट्स के बारे में देखते हैं कि कितनी सब यूनिट होती है। 2 अल्फा होती है, 2 बीटा होती है और 1 गामा। ये एक्सचेंज भी हो सकती है, डेल्टा भी हो सकती है, पर मेन हम गाबा ए के बारे में बात करें तो मेन कौन कौन सी होती है? 2 अल्फा, 2 बीटा, 1 गामा। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये रहा, ये पर 2 आपको अल्फा दिख रही हैं, 2 आपको बीटा दिख रही हैं और 1 आपको गामा दिख रही है। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ये गाबा ए रिसेप्टर को हमने दिखाया है। कौन से रिसेप्टर को दिखाया है? गाबा ए। इनकी यूनिट, सब यूनिट कौन सी है? 2 अल्फा, 2 बीटा और 1 गामा। अब क्या होता है कि जो हमारा गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन है, इसमें क्या होता है? देखो, जो हमारा बारबीचुरेट्स है वो किस पे बाइंड करता है? जो हमारा गाबा, जो हमारा बारबीचुरेट्स है वो किस पे बाइंड करता है? ये हमारा बारबीचुरेट्स है, वो किस पे बाइंड करेगा? वो गाबा ए रिसेप्टर की एसेसरी साइट पे बाइंड करेगा। कौन सी साइट पे बाइंड करेगा? एसेसरी साइट। वो गाबा ए पे डायरेक्टली बाइंड नहीं कर रहा है, वो गाबा ए की एसेसरी साइट पे बाइंड कर रहा है। और ये गाबा के लिए ही, गाबा के लिए ही एफिनिटी को बढ़ा रहा है। दैट मीन्स ये गाबा की जगह काम नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं हो रहा जैसे ये रिसेप्टर है हमारा, इस पे गाबा बाइंड आना है और फिर इसका इफेक्ट शो होगा। ऐसे ही तो होता है। ये सेल मेम्ब्रेन है हमारी, ये गाबा ए रिसेप्टर, मान लो ये गाबा ए रिसेप्टर है, यहाँ गाबा आया और फिर क्या होता है? गाबा के आने से क्लोरीन का इन्फ्लक्स होता है। यही तो होता है नॉर्मल मैकेनिज्म। तो इसमें क्या होता है? ये गाबा के रिसेप्टर से डायरेक्टली बाइंड नहीं करता है, ये एसेसरी साइट पे बाइंड करता है। और गाबा को ही कहता है कि गाबा ज्यादा से ज्यादा आके अपनी ही रिसेप्टर पे बाइंड करे, ताकि ज्यादा हाइपर पोलराइजेशन क्या हो? ज्यादा हाइपर पोलराइजेशन। तो दैट मीन्स ये गाबा की जगह काम नहीं कर रहा है, गाबा को ही कह रहा है कि अपने रिसेप्टर पे ज्यादा से ज्यादा बाइंड करो और हाइपर पोलराइजेशन करवाओ। डीपोलराइजेशन नहीं होती, हाइपर पोलराइजेशन करवाने को बोलता है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको। जो हमारा गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन होता है, उसमें क्या होता है? जो बारबीचुरेट्स हैं वो गाबा ए रिसेप्टर की एसेसरी साइड से बाइंड करता है। कौन सी एसेसरी साइड? ये याद रखना, अल्फा और बीटा की एसेसरी साइड, गामा की नहीं बात कर रहे हैं, अल्फा और बीटा की। तो वो क्या होता है? गाबा रिसेप्टर पे ही गाबा की एफिनिटी को इंक्रीज कर देता है। एफिनिटी का मतलब है गाबा और आके अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा। ये रिसेप्टर है गाबा, और आके अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा। इससे कंफ्यूज मत होना कि बारबीचुरेट्स गाबा की जगह आके बाइंड कर रहा है। गाबा ही बाइंड कर रहा है अपने रिसेप्टर से, पर वो उसकी एफिनिटी को बस इंक्रीज कर रहा है। जैसे ही गाबा बाइंड किया तो सेल के अंदर क्लोरीन का इन्फ्लक्स हुआ। जैसे ही क्लोरीन का इन्फ्लक्स हुआ तो क्या हुआ? हाइपर पोलराइजेशन हुआ, वैसे ही इनिबिशन हुआ। अब ये हाइपर पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि क्या होता है। जब भी सेल के अंदर, तो सेल बना रही हूँ मैं, एक ये सेल है, एक ये सेल है, ठीक है। जब भी अंदर नेगेटिव आयन ज्यादा होते हैं, ठीक है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है, तो स्टेट को हम हाइपर पोलराइजेशन बोलते हैं। और जब ज्यादा पॉजिटिव 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 से डीपोलराइजेशन। इनहिबिशन हाइपर पोलराइजेशन की वजह से होता है, और एक्साइटेशन डीपोलराइजेशन की वजह से होता है।
ठीक है। तो यहाँ पर हाइपर पोलराइजेशन और क्लोरीन का इन्फ्लक्स हुआ तो ज्यादा नेगेटिव नेगेटिव, क्लोरीन आया क्लोरीन आया क्लोरीन आया, तो ये हाइपर पोलराइजेशन, और हाइपर पोलराइजेशन की वजह से इनिबिशन हुआ। जैसे ही इनिबिशन हुआ वैसे ही स्लीप इंड्यूस, क्या हुई, स्लीप इंड्यूस, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हिप्नोटिक्स, ऐसी ड्रग जो स्लीप इंड्यूस कराती है, और स्लीप इंड्यूस में इनिबिशन ही कराना है, ठीक है। तो ये है। अब हम बात करते हैं दूसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। पहला तो आप समझ गए, पहला क्या था, गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन। दूसरा है गाबा मिमिक्री एक्शन, गाबा मिमिक्री एक्शन। अब आप समझो, ये हमारा सेल है या न्यूरॉन है, ठीक है, इस पे गाबा का रिसेप्टर है, ये गाबा ए रिसेप्टर है। नॉर्मली क्या होता है, गाबा यहाँ पर आता है, इस पे बाइंड करता है और क्लोरीन का इन्फ्लक्स होता है, ये होता है। और फिर क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन और डिनेशन होता है। अब क्या होगा कि बारबीच्यूरेट जो होंगे, जब हम बारबीच्यूरेट देंगे कौन सी हाई कॉन्सेंट्रेशन पे, मतलब उसकी डोज बढ़ा दें। अगर हम कम डोज पे देते हैं तो गाबा फैसिलिटेट रिएक्शन होता है, उसी डोज को अगर हम बढ़ा दें तो गाबा मिमिक रिएक्शन होगा। तो बारबिचुरेट डायरेक्टली बाइंड करेगा किस पे, गाबा ए रिसेप्टर से, और खुद ही हाइपर क्लोरीन को इन्फ्लक्स करा देगा और खुद ही हाइपर पोलराइजेशन करा देगा। इसमें गाबा का कोई रोल ही नहीं हुआ, गाबा आया ही नहीं, गाबा बाइंड ही नहीं किया, सीधे कौन बाइंड कर गया, बारबिचुरेट। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन एंड गाबा मिमिक रिएक्शन। गाबा फैसिलिटेटरी में गाबा ही आके बाइंड करेगा और क्लोरीन फ्लेक्स होगा और हाइपर पोलराइजेशन होगी। पर गाबा मिमिक्री एक्शन में क्या होता है, अगर हम हायर कॉन्सेंट्रेशन पे बारबिचुरेट दे तो बारबिचुरेट उसकी एसेसरी साइड पे ना बाइंड करके डायरेक्टली इस पे बाइंड करके क्या करा देता है, क्लोरीन का इन्फ्लक्स करा देता है और हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है। तो दिस इज अ सेकेंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बारबिचुरेट्स। तीसरा काम करता है ग्लूटामेट, ग्लूटामेट इनहिबिशन। अब क्या होता है, ग्लूटामेट इनहिबिशन देख लो। ग्लूटामेट के दो रिसेप्टर होते हैं, ग्लूटामेट के दो रिसेप्टर होते हैं, एक होता है जिसका नाम होता है एनएमडीए और एक होता है एएमपीए। तो जो बारबिचुरेट होता है वो इस रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, किस रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, एएमपी। जो हमारा एनएमडीए है वो अंदर से बाइंड रहता है विद मैग्नीशियम, तो अगर इस पे ग्लूटामेट बाइंड भी कर जाए ना तो भी डिपोलराइजेशन नहीं होती है, तो भी सोडियम नहीं आता है। क्यों, क्योंकि अंदर से मैग्नीशियम से ब्लॉक है। जब तक एएमपीए रिसेप्टर पे ग्लूटामेट बाइंड नहीं करेगा तो डिपोलराइजेशन नहीं होगी। डिपोलराइजेशन कब होती है, जब ग्लूटामेट जो किस पे बाइंड करे, एएमपी पे। एएमपी पे जैसे ही बाइंड किया जाए तो ये आएगा हमारा सोडियम, फिर कौन आएगा, कैल्शियम, और ये ही क्या कराते हैं, मैग्नीशियम को हटा देते हैं। जैसे ही मैग्नीशियम हटता है वैसे ये ओपन हो जाते हैं, एनएमडीए रिसेप्टर भी काम करने लग जाते हैं, तो ग्लूटामेट आता है, फिर डिपोलराइजेशन होता है। ये नॉर्मली ऐसा होता है। दोबारा देख लेते हैं। हमारा तीसरा है हमारा ग्लूटामेट इनहिबिशन, हमें ग्लूटामेट को इनहिबिट कराना है। तो इस पे दो रिसेप्टर है, दो रिसेप्टर होते हैं ग्लूटामेट के, एनएमडीए जो कि पहले से ही ब्लॉक है, वो वैसे भी एएमपी जब तक नहीं एक्टिवेट होगा तब तक ये भी एक्टिवेट नहीं होगा, ये मैग्नीशियम से ब्लॉक था। ग्लूटामेट आया, एएमपी से बाइंड किया, जैसे ही एएमपी से बाइंड किया डिपोलराइजेशन हुई, डिपोलराइजेशन में सोडियम अंदर आया, कैल्शियम अंदर आया। ये जो सोडियम था वो कहाँ गया, मैग्नीशियम के पास, इसको इनिबिट कर दिया, ठीक है। तो मैग्नीशियम तो हट गया। अब जैसे ही ग्लूटामेट इससे बाइंड करेगा तो डिपोलराइजेशन होती है। तो ऐसे ही नॉर्मल मैकेनिज्म। अब क्या होगा कि जो बारबिचुरेट्स हैं हमारे, जो हमारे बारबिचुरेट्स हैं वो एएमपी रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे। अब एएमपी रिसेप्टर अगर ब्लॉक हो गया, क्या ग्लूटामेट अपना बाइंड, अगर वो बाइंड ही नहीं कर पाएगा, बाइंड नहीं कर पाएगा तो डिपोलराइजेशन नहीं होगी, डिपोलराइजेशन नहीं होगी तो एक्साइटेशन नहीं होगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, इनहिबिशन। वही तो हमें चाहिए कि हमें तो स्लीप इंड्यूस करानी है ना पेशेंट। तो ये हमारे तीन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। पहला हमने समझा गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन, जिसपे जो बारबिचुरेट्स है वो गाबा से कह रहा है कि जाओ अपनी रिसेप्टर पे बाइंड करो ज्यादा से ज्यादा ताकि इनिबिशन। दूसरा हमारा है गाबा मिमिक्री एक्शन,
अगर हम उसी बारबिचुरेट्स को हायर कॉन्सेंट्रेशन पे देते तो डायरेक्टली गाबा ए रिसेप्टर से बाइंड करेगा, क्लोरीन का खुद इनफ्लक्स करा देगा, क्लोरीन फ्लक्स हुआ तो हाइपरपोलराइजेशन, फिर इनिबिशन। तीसरा आता है इनहिबिट ग्लूटामेट इंड्यूस्ड डीपोलराइजेशन, जो ग्लूटामिन एक्साइटेशन कराने के लिए डीपोलराइजेशन करा रहा था उसे ही ब्लॉक कर दो। बाय किस रिसेप्टर से? थ्रू एएमपीए रिसेप्टर। ये याद रखना, एएमपीए को ब्लॉक करता है, एनएमडीए को नहीं। बारबिचुरेट्स क्या किया? इनहिबिट करेगा एएमपी रिसेप्टर को तो कोई डीपोलराइजेशन नहीं होगा, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? इनहिबिशन। तो अब ये जो बारबिचुरेट्स है, इसका हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ लिया। 3 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो ये 3 टाइप से क्लास है बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। सबसे पहले लॉन्ग एक्टिंग, जो ज्यादा टाइम तक काम करता है। दूसरा है शॉर्ट एक्टिंग, जो कम समय के लिए काम करता है, इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और तीसरा होता है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। आई होप आपको समझ आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है थोड़ा समझाने में। आई होप आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ आ गया, ठीक है। तो लॉन्ग एक्टिंग का एग्जांपल हम है हमारा फिनो बारबिटोन। बारबिटोन आएगा, इन दोनों में क्या आएगा? बारबिटोन। इन दोनों एग्जांपल में क्या कॉमन है? बारबिटोन। तो फिनो बारबिटोन इसका एग्जांपल है। ब्यूटो बारबिटोन और पेंटो बारबिटोन, ये इसका एग्जांपल है, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपको खुद ही याद करना पड़ेगा। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में आएगा थियोपेंटो, जो कि हमने पढ़ा है किसमें? जो कि हमने किसमें पढ़ा है? एनास्थीसिया, एनास्थीसिया में पढ़ा था। और एक और आता है मीथोहेक्सिटोन, तो ये भी इसका एग्जांपल है। तो अभी हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसका एक क्लासिफिकेशन देखते हैं। एक है हमारा लॉन्ग एक्टिंग, एक हमारा शॉर्ट एक्टिंग, होता है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में आता है फिनोबार्बिटोन, शॉर्ट एक्टिंग में ब्यूटो पेंटो, और इसमें आता है मीथोहेक्सिटोन और थियोपेंटो। तो ये हमारा डन हो गया विद बारबिचुरेट्स। मेन बारबिचुरेट्स का क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेंजोडाइजेपिन। नहीं, अभी हमने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ लिया, क्लासिफिकेशन समझ लिया। थोड़ा सा एक्शन हम सीएनएस पे देख लेते हैं। सीएनएस पे क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या आता है? सीएनएस डिप्रेशन, क्योंकि इनहिबिशन करा रहा है तो सीएनएस का डिप्रेशन करता है। अगर हमने डोज थोड़ी कम दी, ठीक है, तो कैसा इफेक्ट आएगा? सिडेशन, पेशेंट को काम फील होगा, थॉटलेस हो जाएगा पर्सन, पेशेंट को एंजाइटी रिड्यूस होगी। और ज्यादा डोज दी तो नींद आ जाएगी, स्लीप इंड्यूस हो जाएगी। और ज्यादा डोज दी तो एनेस्थीसिया, और ही ज्यादा डोज दे दी तो सीधे पेशेंट किसमें चला जाएगा? कोमा। इसलिए जो भी स्लीपिंग पिल्स होती हैं, जितनी भी स्लीपिंग पिल्स होती हैं, ये बारबिचुरेट्स वाली, नॉट बेंजोडाइजेपिन, बारबिचुरेट्स वाली, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं। क्यों? क्योंकि वो अगर पेशेंट ने एक दवाई लेनी थी, उसने एक ना टैबलेट लेके 10 टैबलेट ले ली एज अ इंटेंशन ऑफ सुसाइड, ठीक है, तो वो तो सीधे कोमा में जाके सीधे उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो इतना ज्यादा सीएनएस डिप्रेशन कर देता है। तो ओवरडोज इसकी बहुत ज्यादा खतरनाक। और विदाउट डॉक्टर या फिजिशियन कंसेंट कभी भी बारबिचुरेट्स नहीं दी जा सकती, ठीक है। क्योंकि अब वैसे हमारा जो ये एज अ हिप्नोटिक सेडेटिव आप क्लासिफिकेशन में तो पढ़ रहे हो, बट नॉर्मल अभी जो चल रहा है उसमें बारबिचुरेट्स नहीं दी जाती एज अ हिप्नोटिक। दूसरी जो क्लासिफिकेशन है बेंजोडाइजेपिन, वो ज्यादा दी जाती है, बारबिचुरेट्स नहीं दी जाती है। तो बारबिचुरेट्स का 2 यूजेस होते हैं, जो मेन हम यूजेस कर रहे हैं उसके 2 यूजेस होते हैं। एक तो हमने जो फिनोबार्बिटोन पढ़ा, जो हमने फिनोबार्बिटोन पढ़ा, वो एपिलेप्सी में दी जाती है। किस में दी जाती है? एपिलेप्सी में। और जो हमारा थियोपेंटोन होता है, वो किस में दिया जाता है? एनेस्थीसिया में। वो किस में दिया जाता है? एनेस्थीसिया में।
ठीक है, अब हम इसके मैकेनिज्म, इसके एक्शन के बारे में बात करते हैं। इसके एक्शन के बारे में बात करते हैं। तो स्लीप लेटेंसी को ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। स्लीप लेटेंसी क्या होती है कि जब मैं बेड, फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 10 PM पे बेड पे गई, ठीक है, 10 PM ठीक, मैं बेड पे लेट गई और मेरे को 10 मिनट बाद नींद आ गई, 10 पे नींद आ गई, तो मेरा लेटेंसी पीरियड क्या हुआ, 10 मिनट। मतलब जिस टाइम पे मैं बिस्तर पे जा रही हूँ और जिस टाइम पर मुझे नींद आ गई, जिस टाइम पे मुझे नींद आ गई, उसे हम लेटेंसी पीरियड बोलते हैं। तो बारबिचुरेट जो है स्लीप लेटेंसी को रिड्यूस कर देता है, मतलब पेशेंट को जल्दी नींद आ जाती है, जैसे ही वो बिस्तर पे जाता है तुरंत सो जाता है, जैसे वो मतलब पिल्स लेता है। स्लीप ड्यूरेशन को बढ़ा देता है ताकि वो काफी टाइम तक सो सके, और हमारा स्लीप आर्किटेक्चर भी डिस्टर्ब कर देता है। दिस इज ऑल्सो अ साइड इफेक्ट, आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जरूरी है। अब हमने बारबिचुरेट्स के बारे में देख लिया है कि लॉन्ग एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। इसके एग्जांपल्स आप याद कर लेना। मेन दो एग्जांपल है, ये इसका यूज किया जाता है और इसका यूज किया जाता है। अब नाउ मैंने इसके यूजेस बता दिए हैं। पहला यूज हमारा है एपिलेप्सी में, एपिलेप्सी में दैट इज फिनोबार्बिटोन, और दूसरा एनेस्थीसिया में दैट इज थियोपेंटोन। अब हमारा जो इसका साइड इफेक्ट देख लेते हैं। सबसे पहला साइड इफेक्ट है हैंगओवर। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है, वो जैसे पिल्स लेगा, हम क्या चाहते हैं, जब भी हमें नींद आए, जैसे हम 6 घंटे की नींद लें, 8 घंटे की नींद लें, उसके बाद हमें फ्रेश फील हो। बट जब भी हम बारबिचुरेट लेते हैं, जब भी फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को इंसोम्निया है, डॉक्टर ने बारबिचुरेट दिया है, थियोपेंटोन या फिर फिनोबार्बिटोन, तो उसे लेने के बाद जब वो सुबह उठता है तब उसको हैंगओवर दिखाई देता है, मतलब उसे फिर भी नींद आ रही होती है। हम तो ये चाहेंगे ना कि जैसे हम हमारी जैसे स्लीप ड्यूरेशन 6 आवर की है या 8 आवर की है, उसके बाद हमें फ्रेश फील हो, पर इसमें पेशेंट को फ्रेश फील नहीं होता, अगले दिन भी उसे नींद ही आ रही होती है। तो इसका पहला साइड इफेक्ट है हैंगओवर। दूसरा जो मेजर एडवर्स इफेक्ट है, हम इसे एडवर्स इफेक्ट बोलेंगे, ड्रग ऑटोमेटिज्म। इसमें क्या होता है, पेशेंट एक बार पिल लेता है, फिर वो थोड़ी देर बाद भूल जाता है कि मैंने दवाई ली थी, फिर पिल लेता है, उसके बाद थोड़ी देर बाद वो फिर भूल जाता है कि मैंने दवाई ली, तो ऐसे वो पिल लेता जाता है। और जैसे ही बारबिचुरेट्स की ओवरडोज हुई, पेशेंट को कोमा, वो पेशेंट कोमा में जा सकता है। तो दिस इज अ मेजर साइड। स्लीप डिस्टरबेंस कब होगी, जब हम इसे छोड़ने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक दिन हमने लिया बारबिचुरेट, उसके बाद हमने सोचा कि अगले दिन हम नहीं लेंगे, हम ऐसे ही मतलब मैं अब नहीं लूंगा, मैं इसे छोड़ रही हूँ बारबिचुरेट को, तो मेरे को स्लीप नींद नहीं आएगी, उस स्लीप डिस्टर्बेंस होगा। विड्रॉल पे स्लीप डिस्टर्बेंस दिखाई देता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी होता है, और अगर गलती से हमने रैपिड आईवी दे दिया बारबिचुरेट, तो सीवियस कोलैप्स हो जाता है। तो दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ barbiturates. So we are done with barbiturates. Now comes to benzodiazepine. So benzodiazepine का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ लेते हैं। इसका भी क्या है, गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन है। इसके 3 एक्शन नहीं है, इसका सिर्फ एक ही एक्शन है, दैट इज गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन। इसमें क्या होगा, ये गाबा की एसेसरी, गाबा एक ही एसेसरी साइट पे जाएगा, पर यहाँ पर जो एसेसरी साइट होती है वो अल्फा गामा होती है, ठीक है, एसेसरी साइट पे जाएगा, ठीक है, वो उससे बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद क्या होगा, गाबा को कहेगा कि वो अपनी, गाबा की एफिनिटी बढ़ जाएगी अपने ही रिसेप्टर पे, तो गाबा ज्यादा से ज्यादा बाइंड करेगा, और ज्यादा से ज्यादा बाइंड करे तो क्लोरीन फ्लक्स होगा, क्लोरीन फ्लक्स होगा तो हाइपर पोलराइजेशन होगा, और हाइपर पोलराइजेशन होगा तो इनहिबिशन। नाउ अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ बेंजोडाइजेपिन। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो 3 टाइप्स है, बेस्ड ऑन यूजेस। पहली होती है हिप्नोटिक, दूसरी होती है एंटी एंजाइटी, और तीसरी होती है एंटी कन्वर्जन, मतलब एंटी एपिलेप्टिक बोल सकते हो, ठीक है, जो सीजर्स के लिए काम की जाती है। तो इसके एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। पहला एग्जांपल इसका होता है डाइजीपाम। डाइजीपाम देखो तीनों में आएगा, डाइजीपाम, डाइजीपाम, और इसमें भी डाइजीपाम, ये तो याद रखना है, ठीक है। इसमें और कौन से हो सकते हैं, फैन याद रखना, FAN, फैन।
फ्लोराजिपाम, एल्प्राजोलाम, नाइट्रोजिपाम, ये सब आ गया इसमें। इसमें और क्या आ सकते हैं, इसमें भी एल्प्राजोलाम आता है, ये भी याद रखना। और इसमें कौन सा आता है, मिडाजोलाम आ गया हमारा, ठीक है। क्लोनाजिपाम आ गया, क्लोनाजिपाम, क्लोबाजिपाम, ये सब आ गए। ये सब ड्रग्स है जो आपको याद, ठीक है। तो हम इसके क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। हमारा डायजिपाम, डायजिपाम, डायजिपाम तीनों में है। फैन से याद रखना FAN, फ्लूराजिपाम, नाइट्रोजिपाम, एल्प्राजोलाम, टीमाजिपाम, टायाजोलाम, ये याद रखना। इसमें थोड़ा ये जिपाम नहीं है, इसमें क्लोरडायाजिपोक्साइड, ये याद रखना है, ठीक है। ये थोड़ा हटके एग्जांपल है, बाकी इससे याद रख सकते हो लोड, लोड। लोराजिपाम, O stands for oxazepam, A stands for alprazolam and D stands for diazepam। इसमें डायजिपाम, डायजोलाम, क्लोनाजिपाम, क्लोबाजिपाम, ठीक है। ये सब आपको याद। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है नो। अब इसका थोड़ा सा यूजेस देख लेते हैं। ये किस किस काम में यूज आती है, एक तो एनाल्जेसिया, पेन किलर की तरह काम आती है। दूसरा एंटी डिप्रेसेंट भी काम करती है। तीसरा मसल रिलैक्सेंट। इसका मेजर साइड इफेक्ट होता है एंटेरोग्रेड, रीसेंट मेमोरी लॉस। एमनेशिया मीन्स मेमोरी लॉस, और एंटेरोग्रेड मतलब रीसेंट मेमोरी। एक होता है रेट्रोग्रेड, रेट्रोग्रेड का मतलब होता है पुरानी मेमोरी लॉस जो हो जाती है, ठीक है। और रीसेंट मेमोरी लॉस को हम कहते हैं एंटेरोग्रेड एमनेशिया, जो कि इसका साइड। नाउ हम बात करते हैं नॉन बेंजोडाइजेपिन। नॉन बेंजोडाइजेपिन का मतलब है स्ट्रक्चरली सिमिलर नहीं है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका भी क्या है, गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन। पर जो गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन बेंजोडाइजेपिन का था, वो पर्टिकुलरली ऐसा नहीं था कि वो अल्फा 1 को ब्लॉक, अल्फा 1 पे काम कर रहा है कि अल्फा 2 पे काम कर रहा है कि अल्फा 3। हमने पढ़े थे ना, दो अल्फा होते हैं, दो बीटा होते हैं, एक गामा होता है। तो अल्फा की भी सब यूनिट्स होती हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, ऐसे करके सब यूनिट्स होती हैं। तो जो बेंजोडाइजेपिन था वो तीनों पे काम कर रहा था, पर जो नॉन बेंजोडाइजेपिन होता है वो पर्टिकुलरली अल्फा 1 पे काम करता है। तो क्या होता है देखो, जो हमारा अल्फा 1 है, अल्फा 2 है और अल्फा 3। अल्फा 1 तो स्लीप के लिए होता है, और ये दोनों क्या होते हैं, सिडेशन के लिए होते हैं। तो इसमें क्या होगा, सिडेशन नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है, इसमें सिडेशन नहीं होता है, सीधे स्लीप इंड्यूस होती है। तो क्योंकि ये अल्फा 1 पे काम करता है, तो गाबा फैसिलिटेटरी रिएक्शन करता है, क्लोरीन चैनल ओपन करेगा, इनफ्लक्स होएगा और इनहिबिशन। इसके एग्जांपल हम देखते हैं क्या हो सकते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसे जेड ड्रग्स भी बोला जाता है, क्योंकि इसके जो एग्जांपल है ना, उसमें जेड ड्रग्स होती है, सारी जेड से होती है, जेड से स्टार्ट। तो इसके ड्रग्स होते हैं, मैं दिखा देती हूँ। जोल्पिकोन, जोल्पिकोन है, जोल्पीडैम, जोल्पिलोन, जेल्पिलोन, ये वाली ड्रग्स आप याद, जोल्पीडैम, जोपिकोन, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल हो गया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने बता दिया। और इसका यूज क्या है, हिप्नोटिक की तरह यूज होती है, सिडेशन की तरह यूज नहीं होती है, सिडेशन की तरह यूज नहीं होती है, ठीक है। ये